बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5, जो कोई है हमारा अपराजिता। तो आज ये फटाफट से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अपराजिता। और इस पाठ को लिखा है गौरा शिवानी जी ने। और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने एक जो है लड़की के अदम्य साहस के बारे में बताया है कि किस तरह जो है विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी हम जो है अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। तो आज का हमारा ये पाठ है, पाठ का नाम है अपराजिता। पाठ को लिखा है गौरा पंत शिवानी जी ने। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए क्लास से। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से हिंदी विषय की पढ़ाई कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है अपराजिता। प्रस्तुत पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रस्तुत जो पाठ है वो एक दिव्यांग कहते हैं बच्चों विकलांग को, कि एक विकलांग लड़की के अदम्य साहस और उसकी विलक्षण प्रतिभा का वर्णन इसमें दिया गया है। और बताया गया है कि व्यक्ति अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, अगर व्यक्ति के अंदर विश्वास हो, तो वो विपरीत परिस्थितियों से भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यानी मुश्किल से मुश्किल जो है परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अगर व्यक्ति के अंदर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। चलिए, लेखिका कहती हैं, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। लेखिका कहती है कि कभी कभी अचानक ही विधाता अर्थात होता है बच्चों भगवान, कभी कभी अचानक ही हम दैनिक जीवन में भगवान हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से यानी अनोखे व्यक्तियों से मिला देता है जिसको देखने के बाद हमें अपने जीवन की रिक्तता, यानी ऐसे व्यक्ति को हम जब देखते हैं, उसके जीवन के अभाव को देखते हैं, तो हमारे जीवन में जो कमी है, रिक्तता का अर्थ होता है बच्चों कमी, कि हमारे जीवन में जो कमी है वो हमें बहुत छोटी लगने लगती है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों को देख लेते हैं। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। लेखिका कहती हैं, जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने अर्थात भगवान ने हमारे जीवन में अकस्मात अकारण दंडित कर दिया है, कि भले ही परमात्मा ने हमें अकस्मात अकारण दंड दिया हो और हमारी जो है हमें सज़ा दिया हो, लेकिन हमारे किसी शरीर के अंग को, यानी हमारे शरीर के किसी भी अंग को हमसे विच्छिन्न करके, विच्छिन्न मतलब अलग करके, हमें उससे वंचित तो नहीं किया। यानी दंड तो दिया लेकिन हमारे शरीर से हमारे किसी अंग को अलग तो नहीं किया। लेखिका कहती हैं, फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। लेखिका कहते हैं, फिर भी भले ही विधाता ने हमारे अंग को हमसे अलग नहीं किया, लेकिन फिर भी जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, विपत्ति का अर्थ होता है बच्चों मुसीबत या परेशानी, तो हम क्या करते हैं, विपत्ति के उन कठिन क्षणों में विधाता को दोषी, भगवान को दोषी मानने लगते हैं कि भगवान हमें ही आपको यह दुख देना था, यानी आपने हमें ही यह दुख दिया। इस तरह से हम विधाता को दोषी ठहराने लगते हैं। लेखिका कहती है, मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी ही अभिषिक्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। लेखिका कहती हैं कि मैंने अभी पिछले महीने ही एक ऐसी ही अभिषिक्त काया को देखा, अर्थात जो है दिव्यांग जो है काया को देखा, ऐसी काया जिसका अंग जो है गायब हो, ऐसी जो है काया को देखा जिसे विधाता ने, भगवान ने कठोर दंड दिया है, किंतु इस दंड को वह जो व्यक्ति है या वह जो बालिका है नतमस्तक होकर यानी सिर झुकाकर आनंद की मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि हमारे संसार में, इस समाज में जो है दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बड़ी से बड़ी समस्या को सहज स्वीकार कर लेते हैं और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरे वे जो बड़ी से बड़ी समस्या या छोटी से छोटी समस्या होने पर भी विधाता को दोषी मानते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, यानी आगे चलने या आगे प्रयास करने का वो जो है कोशिश नहीं करते हैं। अब लेखिका उसकी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से लेखिका उससे मिली, कौन थी वो और क्या उसके जीवन में जो है बदलाव हुए थे और क्या किस तरह की विपत्ति उसके जीवन में आई थी। लेखिका कहती हैं,
उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। लेखिका कहती हैं कि जब लेखिका ने पहली बार उसे कब देखा, तो लेखिका कहती हैं कि जो हमारी कोठी है, जो हमारा बंगला है, उसका अहाता अर्थात बरामदा होता है बच्चों, उसका बरामदा हमारे बंगले के बरामदे से जुड़ा हुआ था। और पहली बार जब मैंने उसे देखा तो अपनी कोठी में पहली बार एक शानदार कार से उतरी और मैं आश्चर्यचकित रह गई। क्या देख लेखिका कहती है कि मैंने क्या देखा कि एक कार का दरवाज़ा खुला और एक प्रौढ़ा अर्थात एक पढ़ी लिखी महिला ने आकर के जो है पिछली सीट से, यानी उस कार के पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाला। व्हील चेयर बच्चों जानते हैं, वो हाथ गाड़ी होती है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को बिठा करके पीछे से धक्का लगाया जाता है। तो लेखिका कहती हैं कि एक व्हील चेयर उतारा गया और उसके सामने रख दिया गया और वो जो प्रौढ़ा महिला थी जिन्होंने व्हील चेयर निकाला था, वो इसके बाद भीतर कमरे में चली गई। और उसके बाद क्या होता है, लेखिका कहती हैं, दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। लेखिका कहती हैं, पहले क्षण तो ये देखा कि कार रुकी और उसमें से एक प्रौढ़ा उतरी और उन्होंने गाड़ी के पीछे सीट से आकर के जो है एक व्हील चेयर रखा। दूसरे ही क्षण क्या देखती हूँ कि उस गाड़ी से बिना किसी सहारे के धीरे धीरे एक युवती उतरी और अपने निर्जीव निचले धड़ को, अर्थात जिसका निचला धड़ बिल्कुल निर्जीव हो गया हो, काम न कर रहा हो, उसने बड़ी दक्षता से, दक्षता का अर्थ होता है बच्चों चतुराई, कुशलता से, बड़ी ही कुशलता के साथ अपने जो है शरीर को नीचे उतारा और फिर बैसाखियों के द्वारा, बैसाखी जानते हैं, विकलांग व्यक्ति जिससे चलने के लिए जो है आधार के तौर पर लकड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक उस बैसाखियों की सहायता से उस महिला ने क्या किया, व्हील चेयर तक वो पहुँची और फिर उस व्हील चेयर पर बैठी और बड़ी तटस्थता के साथ जो है अंदर कमरे में अपने चली जाती है। लेखिका कहती है कि इतना जो है प्रक्रम मैंने देखा। मैं नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। लेखिका कहती हैं कि अब नित्य प्रति अर्थात प्रतिदिन मैं क्या करती, उसी समय पर उसके विचित्र आवागमन को देखती, उसका आना और इस तरह गाड़ी से उतरना और उसका जाना, ये सारी प्रक्रिया देखती और मुझे आश्चर्य होता कि जैसे कोई मशीन हो, अर्थात जैसे किसी मशीन का बटन दबा दिया जाए और वह खटखटाते हुए अपना काम करती है, उसी प्रकार से वो महिला भी गाड़ी से उतरती और अपना काम करते हुए भीतर चली जाती बिना किसी सहारे के। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। अब लेखिका कहती है कि धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, यानी वो जो विकलांग बच्ची थी उससे मेरा परिचय हुआ और जब मैंने उसकी ये कहानी सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेखिका कहती हैं, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका कहती है कि नियति अर्थात जो है कह सकते हैं बच्चों की जो हमारे भाग्य में लिखा हो, भाग्य की प्रत्येक आघात को अर्थात प्रत्येक चोट को बड़े ही मानवीय धैर्य के साथ वह झेल रही थी। बित्ती भर की वह लड़की जो इतने बड़े कठोरतम दंड को झेल रही थी, लेखिका कहती है मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी, अर्थात मुझे किसी देवी से कम नहीं लगी वह लड़की। लेखिका कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेघावी युवक भी पढ़े जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। लेखिका कहती हैं कि ये जो मैं बातें लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी पंक्तियाँ यानी मेरी इस कहानी को वह व्यक्ति भी पढ़े जिसे मैंने अपनी बहन के यहाँ देखा था, जो कि उदास आँखों वाला, गोरा और उजले वस्त्रों से सज्जित एक लखनऊ का मेघावी युवक था, जिसे लेखिका ने अपनी बहन के यहाँ कुछ महीने पूर्व देखा था। तो लेखिका कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये कहानी जो है वह युवक भी पढ़े। अब लेखिका उस युवक के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा,
और अब नूर मंजिल की शरण गई है। लेखिका कहती हैं कि वो जो व्यक्ति था, युवक था, वह आईएएस की तैयारी कर रहे थे। आईएएस की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था और परीक्षा देकर लौटते समय क्या हुआ, किसी स्टेशन पर वह चाय लेने के लिए उतरे और जैसे ही उतरे तो गाड़ी चल पड़ी और चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित, कुल्हड़ बच्चों जानते हैं, वो जो जिसमें चाय पिया जाता है मिट्टी का, जिसे हम पूर्वा कहते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि कुल्हड़ सहित चढ़ने का प्रयास करने में वह व्यक्ति जो है ट्रेन से गिर गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका बायां हाथ जो है पहिए के नीचे आ गया और वो उसकी भुजा से विच्छिन्न हो गया, अर्थात उसका हाथ जो है उसके भुजा से कटकर अलग हो गया। अब व्यक्ति ने अपने मानसिक संतुलन को खो दिया, अर्थात वो व्यक्ति बिल्कुल पागलों के समान हो गया। पहले उसने दुख को भुलाने के लिए नशे की गोली खाई और अब नूर मंजिल की शरण गई है। नूर मंजिल बच्चों जानते हैं, नूर मंजिल एक जो है दवा खाना है, पागल खाना है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ इलाज किया जाता है। ठीक, अब वह किसी पागल खाने में भर्ती हैं। लेखिका कहती हैं, केवल एक हाथ खोकर ही उसने अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण, मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं है, बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। लेखिका कहती हैं कि केवल एक हाथ कट जाने से उस व्यक्ति ने जहां अपना पूरा हथियार डाल दिया, अपने जीवन के दाव को ही खो बैठा। इधर ये चंद्रा है। अब लेखिका बताती है कि वह जो लड़की थी जिसको लेखिका नित्य प्रति देखती थी गाड़ी से उतरते हुए, जिसकी कहानी लेखिका ने बताई है, उस लड़की का नाम चंद्रा है। लेखिका कहती है चंद्रा, जिसका निचला पूरा धड़ निष्प्राण है, अर्थात जिसके नीचे पूरे शरीर में अर्थात पैरों में जान नहीं, वो चल नहीं सकती, केवल मांस का एक टुकड़ा मात्र है, वो सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं। विषाद का अर्थ होता है बच्चों दुख, कि इधर एक चंद्रा है जिसके चेहरे पर दुख की एक भी रेखा नहीं है। उसकी बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य साहस है और प्रतिपल और प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, अर्थात हर एक क्षण को जीने की इच्छा है, हर एक क्षण से आनंदपूर्वक जीने की इच्छा है और फिर उसके अंदर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं, कैसी कैसी इच्छाएं हैं। तो एक वह लखनऊ का युवक जो एक हाथ कटने मात्र से ही अपने जीवन के दांव को हार बैठा, और दूसरी यह चंद्रा है जो अपने जीवन में इतना बड़ा दुख होते हुए भी प्रत्येक क्षण को आनंद और उत्साह के साथ जी रही है। अब लेखिका अपने साथ बिताए चंद्रा के कुछ और भी समय को या अब और भी कहानियों को साझा करती हुई कहती हैं कि मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से यह पूछकर बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। अब चंद्रा कहती है कि मैडम, अर्थात लेखिका को संबोधित करती हुई कहती है कि मैडम कि जब आप लखनऊ जाएंगी तो लखनऊ में एक संस्थान है जिसका नाम है ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या आप वहाँ से मुझे पूछकर बताएंगी कि जो मेरा विषय है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है होता है बच्चों, इसमें हम छोटे छोटे जीवों का जो है जीवाणुओं का हम अध्ययन करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जो मेरा विषय है, क्या उसकी कुछ सामग्री मिल सकेगी। तो आप जब जाएंगी लखनऊ तो क्या आप मुझे बताएंगी। लेखिका कहती हैं, मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडेटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है। फिर से चंद्रा लेखिका से कहती कि आप मुझे बताइए कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में कार्यरत है, तो क्या आप उन्हें मेरा बायोडेटा मतलब जानकारी, क्या आप उन्हें मेरी जानकारी भेजकर पूछेंगी कि क्या मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकेगा। इस तरह से तमाम जो है चीज़ों में जो है रुचि लेकर के चंद्रा अपने जीवन को जी रही थी। लेखिका कहती हैं, यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। लेखिका कहती हैं कि यहाँ जो व्यक्ति हैं, एक सामान्य सी हड्डी अगर टूट जाए या मोच लग जाए तो प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, जान ऐसे गले में अटक जाती है कि जैसे विपत्ति का, मुसीबतों का पहाड़ ही हमारे ऊपर टूट गया हो। और इधर ये जो लड़की चंद्रा है, पूरा इसका निचला धड़ शून्य है, फिर भी इसकी एक एक शरीर का अंग जो है फड़क रहा है। क्यों? ऊंची नौकरी की आकांक्षा में, कि हाँ मैं भी किसी अच्छे स्थान पर किसी ऊंची नौकरी में कार्यरत हूँ। और इसी जो है नौकरी की आकांक्षा में उसकी जो निरंतर प्रतिभा है वह डूबती जा रही है। लेखिका कहती हैं कि आजकल वह आईआईटी मद्रास
चेन्नई में काम कर रही है। अर्थात जो चंद्रा है आजकल वह IIT मद्रास जो कि चेन्नई में है वहाँ पर कार्य कर रही है। लेखिका कहती हैं, जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। लेखिका कहती हैं, जन्म के 18वें अर्थात जब चंद्रा जन्म के बाद 18 माह की थी, तभी उसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर जो है शून्य पड़ गया, निर्जीव हो गया। बच्चों, पोलियो एक बीमारी थी जो है उस समय बच्चों को पिलाया जाता था। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के या 3 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती थी, जिससे उन्हें पोलियो का रोग न लगे। चंद्रा को भी यह पोलियो का रोग लग गया था, जिसकी वजह से पोलियो की बीमारी की वजह से उसके नीचे की गर्दन अर्थात सिर के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव हो गया था। फिर भी इतना कुछ होते हुए भी उसने नियति को भाग्य को अंगूठा दिखाते हुए यह साबित कर दिया कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और चंद्रा ने थीसिस लिखी और उस पर डॉक्टरेट प्राप्त की है। लेखिका कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा सकती हूँ। अब क्या होता है, चंद्रा फिर से लेखिका से कहती है कि मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे थोड़ा सा भी सहारा न दे। क्यों? क्योंकि आप तो देखती ही हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है और इसीलिए मैंने एक ऐसा कार का नक्शा बनाया है जो बिना किसी के सहारे अर्थात जो मेरे निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना देगा। अर्थात उसे चलाने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उसे मैं स्वयं चला सकती हूँ। और यह देखिए, ये जो मेरी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला बच्चों लैबोरेटरी को कहते हैं। ये जो मेरी प्रयोगशाला है उसमें मैंने किस तरह से अपना संचालन सुगम बना लिया है। अर्थात सारे कार्य इस तरह से है कि मैं बिना किसी की सहायता के ही अपना सारा काम स्वयं कर सकती हूँ। ये सारी बातें जो है चंद्रा लेखिका से बताती है। लेखिका कहती हैं, उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। लेखिका कहती हैं कि डॉक्टर चंद्रा ने जब मुझे अपने जो है प्रयोगशाला की तस्वीरें दिखाईं और मैंने वो प्रयोगशाला की तस्वीरों को देखा, तब मुझे पता चला किस तरह उसने जो है अपनी प्रयोगशाला को अपने लिए सुगम बना लिया है। और इस प्रकार सुगम बनाया है कि निचले धड़ को ऊपर उठाए बिना अर्थात अपने पाँव का प्रयोग किए बिना ही वह मनचाही वस्तु मेज से उतार सकती थी। लेखिका कहती हैं, किंतु उसकी आवाज़ की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इसे PhD के विषय में भी कह सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि जो चंद्रा थी उसने बड़ी ही सुदीर्घ कठिन अभ्यास के द्वारा आज यहाँ तक वह पहुँची। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हमें बताया कि आज तक सम्मिलित रूप से 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में तो सुना ही था, किंतु आज पहली बार हमने PhD के क्षेत्र में भी देख लिया कि किस तरह 2 संयुक्त व्यक्तियों को PhD दिया गया। और ये किसको किसको दिया गया, तो लेखिका बताती हैं आगे। लेखिका कहती हैं कि देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। लेखिका कहती हैं कि यह जो डॉक्टरेट है यह भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा, ऐसा जो है डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला है। लेखिका कहती हैं कि जिस प्रकार से नोबेल संयुक्त रूप से दिया जाता है, उसी प्रकार से डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से दिया जाना चाहिए। एक डॉक्टर चंद्रा को और दूसरा उनकी अद्भुत साहसी जननी अर्थात उनकी अद्भुत साहसी माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने, इस सहनशील महिला ने अपनी पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। और आज यदि डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट दी जा रही है तो मैं समझती हूँ कि ये संयुक्त रूप से दी जानी चाहिए। किसको किसको?
चंद्रा को और उनकी माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को, क्योंकि इस डॉक्टरेट को प्राप्त करने में जितना परिश्रम डॉक्टर चंद्रा ने किया है उतना ही परिश्रम उनकी माता टी सुब्रमण्यम ने भी किया है। लेखिका कहती हैं, और इस साधना का सुखद अंत तब हुआ यानी 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। और किस विषय में? माइक्रोबायोलॉजी विषय में। और इस विषय में डॉक्टरेट करने वाली दिव्यांग स्त्री और पुरुषों में डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट प्राप्त की है। लेखिका कहती है आगे, जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का इसका सर्वांग अचल हो गया। लेखिका कहती हैं, लेखिका बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा की माता ने बताया कि जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन यानी जब डॉक्टर चंद्रा बीमार हुई और बीमारी के चौथे दिन इसे पक्षाघात हुआ अर्थात इसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो गर्दन के नीचे का इसका सर्वांग अचल हो गया अर्थात गर्दन के नीचे का इसका संपूर्ण अंग अचल अर्थात हिलने डुलने में अक्षम हो गया। लेखिका कहती हैं कि डॉक्टर चंद्रा की जो माँ है उन्होंने भयभीत होकर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। डॉक्टर चंद्रा की माता बताती हैं, जब उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े लोगों को दिखाया तो सबने यही बात दोहराई कि आप व्यर्थ में पैसा वेस्ट मत कीजिए अर्थात व्यर्थ में पैसा मत बर्बाद कीजिए। अब आपकी पुत्री जीवन भर जो है केवल गर्दन तक ही हिला सकती है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। चंद्रा की माता बताती हैं लेखिका से, सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लें, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। टी सुब्रमण्यम की माता अपनी जो है चंद्रा की दुख भरी कहानी को बताते उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है अर्थात वो रुआसी हो जाती है। और फिर धीमे धीमे स्वर में लेखिका से बताती हैं कि जब इसको पोलियो हुआ तब इसका भाई मेरे गर्भ में था अर्थात मेरे पेट में था। इसके बाद भी मैंने कभी भगवान से यह प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु इसे अर्थात डॉक्टर चंद्रा को अब उठा लो, इसके जीवन से तो मौत ही भली है। वो बताती हैं कि मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। डॉक्टर चंद्रा की माता बताती हैं कि मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही अर्थात प्रार्थना करती रही कि मेरी बच्ची बच जाए। वो बताती हैं कि ये केवल अपना सिर हिलाकर इधर उधर देख सकती थी, न इसके हाथों में कोई गति थी और नहीं इसके पैरों में किसी भी प्रकार की गति थी। मैंने आशा छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब ये ठीक हो। फिर मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की मैंने बड़ी ख्याति सुनी थी। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या होते हैं बच्चों? तो हड्डियों के डॉक्टर को बोला जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो चंद्रा की माता बताती हैं कि मैंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति बढ़ा, मैंने उनका नाम सुना था उन डॉक्टर का, इसीलिए मैं चंद्रा को भी लेकर के वहाँ पर गई। चंद्रा की माता बताती हैं लेखिका से कि 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसकी ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेघावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्राह पर बैठ गई थी। अब चंद्रा की माता बताती हैं कि 1 वर्ष तक कष्ट साध्य बड़ा ही कठिन उपचार चला 1 वर्ष तक, और इस तरह से एक दिन स्वयं ही उसकी ऊपरी धड़ में गति आ गई, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां हिलने लगी और वो मुझे इशारों से बुलाने लगी। उसके निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना भी सिखा दिया। और जब चंद्रा 5 वर्ष की हुई तब मैं ही इसका स्कूल बनी और मैंने देखा कि जो मेरी पुत्री है वह मेधावी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और विलक्षण बुद्धि वाली है। इसकी विलक्षण बुद्धि ने, इसकी मेधावी प्रतिभा ने मुझे चमत्कृत कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सरस्वती स्वयं ही इसकी जीभ पर आकर बैठ गई हूँ। उनकी चंद्रा की माता बताती है कि बेंगलोर की प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। चंद्रा की माँ कहती हैं कि बेंगलोर का एक प्रसिद्ध विद्यालय जिसका नाम माउंट कार्मेल है, जब मुझे चंद्रा को वहाँ प्रवेश दिलाना था, वहाँ दाखिला दिलाना था, तो लगभग मुझे वहाँ पर जो है धरना देना पड़ा अर्थात मैंने वहाँ धरना किया तब जाकर के किसी तरह मेरी पुत्री को उस विद्यालय में प्रवेश मिला। अब क्या किस तरह से हुआ तो लेखिका सुब्रमण्यम बताती हैं लेखिका से कि नहीं मिसेस
सुब्रमण्यम मदर ने कहा, यानी जो वहाँ की शिक्षिका होती हैं मदर जिन्हें कहा जाता है माउंट कार्मेल की, तो उन्होंने कहा सुब्रमण्यम से, चंद्रा की माता से, कि नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। ऐसा वहाँ की शिक्षिका मदर ने कहा कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, किंतु आप ही बताइए कि आपकी बेटी की व्हीलचेयर को कौन पूरी कक्षा में यहाँ से वहाँ, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में घुमाता फिरेगा। तब डॉक्टर चंद्रा की माता ने कहा कि आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती, वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। अब चंद्रा की माता बताती हैं कि किस तरह मैंने माउंट कार्मेल में चंद्रा का दाखिला करवाया, और अब मैं उसके जो है साथ उसे हर एक कक्षा में लेकर जाती, और पीरियड दर पीरियड अर्थात क्लास बाय क्लास उसको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने का काम करती थी। यहाँ बच्चों देख सकते हैं आप किस तरह से डॉक्टर चंद्रा और उनकी माता का चित्र भी बना हुआ है। आगे लेखिका कहती हैं, प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया प्राणी शास्त्र में, एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशलशिप अर्जित कर ली। अब लेखिका की माता अर्थात चंद्रा की माता लेखिका से बताती हैं कि प्रत्येक परीक्षा में चंद्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इस तरह इसके लिए उसे स्वर्ण पदक दिया गया। उसने बीएससी किया प्राणी शास्त्र से, अर्थात बैचलर ऑफ साइंस किया प्राणी शास्त्र से, और एमएससी में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इस तरह एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उसने बेंगलोर के प्रख्यात एक इंस्टीट्यूट अर्थात विश्वविद्यालय में साइंस के लिए अपनी सीट अर्जित कर ली, और इस तरह से अपने निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देश में शोध कार्य किया। और इस तरह से जो चंद्रा थी उसने 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देश में अर्थात उनके नीचे अंडर में रहते हुए 5 वर्षों तक रिसर्च का कार्य किया। शोध कार्य का अर्थ होता है बच्चों रिसर्च करना। 5 वर्षों तक उसने रिसर्च किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। अब क्या हुआ, इस तरह से जो चंद्रा के माता और पिता थे उन्होंने पेंसिल्वेनिया, ये एक दूसरे देश का नाम है बच्चों, तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया से एक व्हीलचेयर मंगवा दी जिस पर बैठकर जो डॉक्टर चंद्रा है स्वयं अपनी प्रयोगशाला में घूम सकती थी, आराम से अपना कार्य कर सकती थी बिना किसी सहारे के। लेदर जैकेट में कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख देख मुझे युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभामंडित भव्य मुद्रा। लेखिका कहती हैं कि उस व्हीलचेयर में बैठी हुई डॉक्टर चंद्रा जो लेदर बच्चों कहते हैं चमड़े को, चमड़े की जैकेट में उस जो है व्हीलचेयर पर जकड़ी हुई जब भी मैं हंसमुख डॉक्टर चंद्रा को देखती हूँ तो मुझे सहसा युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा की याद आ जाती है, जिनका पूरा शरीर क्षत विक्षत था अर्थात घायल थे, और असंख्य घाव होते हुए भी उनके चेहरे पर एक भव्य मुद्रा थी। इसी तरह इस समय मुझे डॉक्टर चंद्रा दिखाई दे रही थी। अब डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कहती हैं कि मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। अब डॉक्टर चंद्रा ने अपनी लिखी हुई कविताएं भी लेखिका को दिखाई और कहा कि आप तो लिखती हैं, तो अब आप मेरी कविताओं को पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें कोई दम है, मेरी कविताएं अच्छी हैं या नहीं है। लेखिका कहती हैं, मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं, जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लेखिका कहती है कि मैंने जब डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़ी तो मेरी आंखें भर आई और मेरा मन उदास हो गया। क्यों? क्योंकि जो उदासी, जो दुख उसने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था, वो उसकी कविताओं में मैंने देखा कि उसकी कविता में किस तरह से उसका दुख, उसका जो है उदासी, उसकी छलक आई है। लेखिका कहती हैं, लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करती हूँ। लेखिका कहती हैं कि कविताएं दिखाने के बाद डॉक्टर चंद्रा ने मुझे अपनी कढ़ाई बुनाई की चीज़ें भी दिखाई, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके दोनों हाथ उसके दोनों पैर का काम करते हो। निरंतर मशीनी खटखट से चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल्स गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग महिला थी। लेखिका कहती हैं कि इस तरह से जर्मन भाषा में दोनों माता और पुत्री ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की, और साथ ही साथ गर्ल्स गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक पाने वाली जो डॉक्टर चंद्रा है वह प्रथम दिव्यांग महिला बनी। यही नहीं, लेखिका बताती हैं कि भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत
दोनों में उसकी समान रुचि है। यानी डॉक्टर चंद्रा को भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत, विदेशी संगीत दोनों में ही उसकी रुचि रही है। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। एल्बम बच्चों जानते हैं जो फ़ोटो को संग्रह करने के लिए किया जाता है, उसको एल्बम बोलते हैं। तो लेखिका बताती है कि अपने एल्बम को डॉक्टर चंद्रा ने क्या किया, अपने निर्जीव टांगों पर रखा और एक-एक करके वह मुझे जो है अपनी फ़ोटो, अपनी तस्वीरें दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सारी तस्वीरें, ये सारे चित्र जो है डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका को दिखाया कि किस तरह उन्हें जो है पुरस्कार दिया गया, उस समय का फ़ोटो, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी मुस्कुराती हुई डॉक्टर चंद्रा और किस तरह से राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा की फ़ोटो दिखाई गई है। किस तरह व्हीलचेयर के लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सारी तस्वीरें, ये सारी फ़ोटो एक-एक करके डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका को दिखाई। आगे लेखिका कहती हैं, डॉक्टर चंद्रा अपने विषय में लेखिका को बताती हैं। क्या कहती हैं? डॉक्टर चंद्रा कहती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूँ। मैं अपंग डॉक्टर, मेरा निर्जीव वर्जिज की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। डॉक्टर चंद्रा बताती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने अपंग डॉक्टर वर्गीज की सफल जीवनी भी पढ़ी थी और यहाँ तक कि मैंने डॉक्टरी की परीक्षा में सर्वोच्च अंक भी प्राप्त किए थे, लेकिन इसके बाद भी मुझे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। वहाँ कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है और मैं एक सफल शल्य चिकित्सक, अर्थात शल्य चिकित्सक बच्चों कहते हैं ऑपरेशन करने वालों को, कि मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन सकती। ऐसा कह कर के मुझे उस विद्यालय में एडमिशन नहीं मिला। लेखिका कहती हैं, किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। लेखिका कहती हैं, परंतु डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने ये डॉक्टर चंद्रा के विषय में कहा है कि मुझे ऐसा कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि विज्ञान की प्रगति में डॉक्टर चंद्रा का जो योगदान है वो बहुत ही महान है। एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र ने जो चीज़ खोया वह विज्ञान के क्षेत्र ने प्राप्त कर लिया, अर्थात जो चीज़ डॉक्टर चंद्रा चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकती थी, नहीं कर पाई, आज वह विज्ञान के क्षेत्र में वही कार्य कर रही हैं। लेखिका कहती हैं, चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। लेखिका कहती हैं, डॉक्टर चंद्रा के उस एल्बम में भी, एल्बम के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल लास्ट में एक अंतिम चित्र था जो बड़ा सा था और उनकी माता का था, जिसमें दिखाया गया है कि जेसी बेंगलोर के द्वारा उन्हें विशिष्ट पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको? डॉक्टर चंद्रा की माता टी सुब्रमण्यम को। उस पुरस्कार का नाम है वीर जननी का पुरस्कार। लेखिका कहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आँखें, उदास आँखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे दुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम की शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि जब मैंने उनका चित्र देखा, उनकी तस्वीर देखी, तो मैंने क्या देखा कि बड़ी बड़ी आँखें जिसमें उदासी छाई हुई है, जिसमें माँ की व्यथा है और पुत्री की सारे अपने जो है जीवन के सारे सुखों को त्याग कर नित्य प्रति पुत्री की छाया में बनी उसकी कुर्सी की जो है पहिया के समान, चक्र के समान घूमती, जिनके नाकों में दो हीरे की जगमगाती लौंगे, अर्थात दो नाकों में पहने जाने वाले आभूषण थे। उनके अधरों पर विजय का, जीत की एक प्रकार की खुशी थी। उनके जूड़े में पुष्पवेणी थी, अर्थात बालों में गजरा लगा हुआ था। उनके कानों में अद्भुत साहस जाननी। लेखिका कहती हैं कि मेरे कानों में आज भी अद्भुत साहसी उस शारदा सुब्रमण्यम के शब्द आज भी गूंज रहे हैं। मेरे कानों में आज भी उनके शब्द हैं। कौन से शब्द? ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। लेखिका कहती हैं कि आज भी मेरे कानों में ये शब्द गूंज रहे हैं कि जो भगवान है उस एक साथ सब दरवाजे नहीं बंद करता, अगर वो एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा आपके लिए खोल भी देता है, जिस तरह डॉक्टर चंद्रा के लिए। तो बच्चों, इस तरह से आज का हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ का नाम था अपराजिता, इसकी लेखिका थी गौरा पंत शिवानी जी। आइए हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं गौरा पंत शिवानी जी के बारे में। ये आप देख सकते हैं कि उनका चित्र यहाँ पर अंकित है। चलिए,
गौरापंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मान सहित बीए ऑनर्स किया है। इनकी जो विशेष रुचि है वो संगीत में रही है। इन्होंने जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। बात की जाए रचना की तो कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैंजा, यात्रिक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 21 मार्च सन 2003 में हो गई थी। तो बच्चों आज हमारा पार्ट आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।